हमेशा से कहता हूँ प्रेमेन जी का प्रयास सराहनीय और प्रशंसनीय रहा है कि जो काम मैं नहीं करवा पाया अपने समय में, वो प्रेमेन जी ने और बेगम साहब ने जरूर करवाया है कि छात्रों को प्रोत्साहित करके बुलवाना। आगे बोलने से पहले एक छोटे से दृष्टांत है, जरूर शेयर करना चाहूँगा कि मैदानी ज्योतिष का कितना महत्व है। वैसे तो मैदानी ज्योतिष थोड़ा नीरस है, आप किसी भी ज्योतिषी से बात कीजिए, मैदानी ज्योतिष के ऊपर काम करने को कोई भी तैयार नहीं होता। कारण यहाँ पर श्रेय और प्रशंसा मिलती है, इसलिए इस पर रिसर्च भी कम हो पाती है। पर अगर हकीकत में देखा जाए तो मैदानी ज्योतिष पर अगर हम लोग काम करने लगेंगे, शायद समाज का भला हम आसानी से कर सकते हैं। मुझे हर उन अवसरों पे अपने गुरुवर केदार साहब जरूर याद आते हैं कि जो मेहनत केदार साहब ने अपने कामों में की थी, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी रहती है हमारे लिए। कुछ वर्षों तक केदार साहब ने केवल शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को अध्ययन करके और एक दो छात्रों के साथ काम किया था, और उसका परिणाम ये निकला कि उन छात्रों ने शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव ग्रहों के माध्यम से समझने के बाद शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, वो नुकसान कभी नहीं हुआ। और इसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है, इसके लिए निरंतर अध्ययन जरूरी है। जब मैंने ज्योतिष का अध्ययन शुरू किया था, उस समय अध्यक्ष कपूर साहब हुआ करते थे। कृपया आप ये पूनम जी अपना माइक म्यूट कर लें। है कि आज का दिन हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज से हमारे नववर्ष का आरंभ हो रहा है और आज का दिन ही ज्योतिष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की, नववर्ष की और ज्योतिष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी संदर्भ में मैं रुचि भाटिया, विशारद 2 ग्वालियर चैप्टर की छात्रा, आप सभी के समक्ष नव संवत्सर के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। भारतीय नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म पुराण में मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि और लोकों का सृजन किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसलिए यही वो दिन है जब से भारतवर्ष की काल गणना की जाती है, जिसे संवत्सर कहा जाता है। संवत्सर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण वर्ष। वास्तव में संवत्सर की प्रवृत्ति बृहस्पति के मध्यमान से निर्धारित होती है, अर्थात गुरु जितने समय में एक राशि को पार करता है उस अवधि को संवत्सर कहते हैं। बृहस्पति मान में कुल 60 संवत्सर होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आधुनिक संवत को आरंभ करने का श्रेय महाराज विक्रमादित्य जी को जाता है, जिन्होंने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर जी की सहायता से विक्रम संवत का आरंभ किया था। हिंदू संवत्सर में भी 12 ही माह होते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 2023 से नए साल की शुरुआत होती है, ठीक उसी तरह चैत्र माह हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कहलाता है। हिंदू नववर्ष की चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि आज 22 मार्च को पड़ रही है। इस प्रकार हिंदू नववर्ष आज से 22 मार्च से आरंभ हो रहा है और इस वर्ष विक्रम संवत 2080 पड़ रहा है। संवत 2080 के वर्षारंभ में नल नाम का संवत रहेगा और वैशाख शुक्ल चतुर्थी सोमवार से पिंगल नामक संवत्सर का प्रवेश होगा। कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर संवत्सर की उपयोगिता क्या है, क्यों हम सब संवत्सर के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सृष्टि में होने वाली सभी प्राकृतिक व सांसारिक सारी घटनाओं का निर्धारण ग्रहों के माध्यम से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी तथा ब्रह्मांड पर नक्षत्र ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्राचीन काल से ही मानव कल्याण के लिए कृषि संबंधी भविष्यवाणी करने के लिए ऋषि मुनियों ने अनेक शोध किए, अनेक सूत्रों का प्रतिपादन किया, जिनकी सहायता से यह जाना जा सकता है कि ग्रहों का, नक्षत्रों का कब
कैसे, कितना, किस तरह हम पर प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या परिणाम होगा। वर्षा ऋतु, खेती, जल की उपलब्धि, अकाल, भूस्खलन, अनाज की पैदावार आदि सभी विषयों के बारे में जानकारी ग्रह व नक्षत्रों के परस्पर संबंध के प्रभाव से प्राप्त होती है। इस प्रकार संवत्सर के स्वामी का नाम ज्ञात करने के बाद उनसे वर्ष भर प्राप्त होने वाले परिणामों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ संवत्सर के परिषद का गठन किया जाता है। जिस प्रकार हमारे देश भारत में लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव किया जाता है, ठीक उसी प्रकार नव संवत्सर के आरंभ होने पर प्रत्येक वर्ष एक आकाशीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। इस आकाशीय मंत्रिमंडल का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और आकाशीय मंत्रिमंडल का निर्माण कुल 10 सदस्यों के चुनाव के द्वारा किया जाता है। इन सभी सदस्यों का चुनाव या ग्रहों का चुनाव सूर्य के विभिन्न राशियों में संक्रांति के दिवस पर निर्भर करता है। इस प्रकार संगठन के सदस्यों के निर्धारण के बाद नव वर्ष से संबंधित भविष्यवाणी की जाती है और यही ज्योतिषीय भविष्यवाणियां भविष्य की योजनाएं बनाने में बहुत मदद बताया गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए नव संवत्सर का शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ करने का प्रचलन हुआ। इस बार चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार की रात में 11:04 पर समाप्त होगी। उसके बाद चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नियम के अनुसार प्रतिपदा तिथि जब भी आरंभ हो उस वार के स्वामी वर्षेश होते हैं, अतः इस हिसाब से मंगल स्वामी हुए। परंतु सूर्य सिद्धांत पर आधारित गणना के आधार पर उदया तिथि को ही नव संवत्सर की शुरुआत माना जाता है। इसी कारण 22 मार्च 2023 दिन बुधवार की सुबह 6 बजे से नव संवत्सर आरंभ हो जाएगा। अतः उदया तिथि स्वामी बुध होने से ही वर्ष के राजा होंगे या वर्षेश होंगे। अब जब राजा बुध होंगे तो बुध के जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी उनका स्वभाव है, उसके हिसाब से ही पूरे साल उनका राजपाट चलेगा। राजा का पद बौद्धिकता, ज्ञान, लेखन शक्ति, मैनेजमेंट के कारक ग्रह बुध को प्राप्त हुआ है। संवत के राजा बुध होने से व्यापारी वर्ग को अपने कारोबार में उन्नति मिलेगी। इस दौरान शिल्पकार, लेखक एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलता रहेगा। राजा सौम्य ग्रह बुध होने के कारण यह संवत्सर सामान्यतः शुभ फलदायक होगा। जनता एवं समाज में सुख, संपन्नता, वैभव, कलात्मकता, प्रेम, आकर्षण, बौद्धिकता, राष्ट्र में मांगलिक कार्यों में वृद्धि, बुद्धिमान व्यक्तियों की पहचान बढ़ेगी। बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अति शुभ फलदायक होगा। वाणिज्य प्रगति, वर्षा की प्रचुरता के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। भारत के कलाकार और वैज्ञानिक देश विदेश में ख्याति अर्जित करेंगे। ग्रह संहिता के अनुसार वर्ष के राजा बुध होने पर कलाकारों, जादूगरों, खेल तमाशा दिखाने वाले गायकों और लेखकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। बड़े नेताओं के व्यवहार में बड़े-बड़े बदलाव आने से नए-नए समीकरण बनते बिगड़ते हैं, तो ये सब होगा। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी। राजा के बारे में और राजा के द्वारा होने वाले। नमस्कार, जय गणपति की। मैं आरती शर्मा, ग्वालियर चैप्टर विशारद की 2 की छात्रा हूँ। जी बोलिए, मैं लगा रहा हूँ। हाँ, जैसा कि आप सभी को विदित है कि संवत्सर का अध्ययन करने हेतु आकाशीय परिषद का गठन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सभी के समक्ष मैं मेघेश के बारे में बताना चाह रही हूँ। सूर्य जिस दिन मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मिथुन की संक्रांति होती है, अर्थात जिस बार को सूर्य मिथुन में प्रवेश करते हैं उस बार के स्वामी को ही हम मेघेश कहते हैं। इनका कार्यभार है वर्षा को संभालना। वर्षा का कार्यभार इनको दिया गया है। इस संवत्सर में मेघेश का पद बृहस्पति को प्राप्त हुआ है, जो कि अति शुभ फलदायक होगा। राष्ट्रीय संसाधनों का वितरण आम जनमानस में सामान्य रहेगा एवं बराबर रहेगा। इस संवत्सर में गुरु मेघेश है तो वर्षा अति उत्तम होगी एवं पर्याप्त मात्रा में और समय अनुसार होगी। वर्षा के कारण जनता में सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। शासन वर्ग धर्म परायण होंगे। सत्ता दल में बुद्धि के कार्य करेंगे। गुरु के मेघेश होने पर मेघराज की रचना और मानसून की संरचना, इसका प्रचार प्रसार अनुकूल होगा। नदियों में जल प्रभाव गति क्रम अच्छा रहेगा। विविध बांध और सरोवर की संरचना का निर्माण होगा। जन जागृति में चरितार्थ होंगे एवं शासकीय मनोवृत्ति सार्थक क्रियाशील होगी।
कृषि कार्यकारिणी गणों को शासकीय मदद एवं सम्मान प्राप्त होगा। कृषि समाज में वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों के द्वारा उत्पादन एवं विकास कार्य हेतु नवीन कृषि अनुसंधान का सूत्रपात करने के कृषि जगत में सहज प्राप्त होगा। जय गणपति की। धन्यवाद। जय गणपति। मेघेश के बारे में फसल की भविष्यवाणी, किस तरह से मौसम की रचना इस वर्ष बनेगी, एक छोटी सी प्रस्तुति आरती शर्मा जी के द्वारा। अब नेक्स्ट पद मंत्रिमंडल का आता है सशेष। कृपया जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लें। कुसुम लता जी के नाम से, कुसुम लता जी अपना वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। नेक्स्ट पद आता है हमारा सशेष के नाम से। तो सशेष कौन बनेगा, इसके बारे में हमारे विशारद के छात्र में दिव्यांश जैन को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और सशेष के बारे में अपनी प्रस्तुति दें। श्री दिव्यांश जैन। नवरात्रि ज्योतिष दिवस की कामनाएं। मैं विशारद द्वितीय का छात्र आपके सामने संवत्सर के मंत्रिमंडल में सशेष के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले सशेष की परिभाषा को समझ लेते हैं कि सशेष का अर्थ है 84 फसलों का स्वामी। वर्ष का सशेष यानी वर्षा की ऋतु की फसल का स्वामी, अर्थात वर्षा की ऋतु के समय जो फसल आती है उस फसल के स्वामी को वर्ष का सशेष माना जाता है। जिस भी वार या जिस भी दिन को सूर्य यानी कि भवन भास्कर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं उस वार के स्वामी को सशेष चुना जाता है। ये सभी प्रकार के उत्पादन इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस वार का संवत्सर 2080 में सशेष को सूर्य है और सशेष शूर होने पर निम्न प्रभाव समझना चाहिए। सशेष शूर होने पर ग्रीष्म ऋतु का धान्य महंगा हो, चोरी ठगी की घटनाएं अधिक हो, शासकों में युद्ध, वर्षा होने पर चारा की कमी हो, बच्चों की उत्पत्ति अधिक, रस भरे फलों की पैदावार कम, दूध और धान्य की पैदावार ज्यादा इस साल को मिल सकती है। सशेष कुंडली कर्क संक्रांति में सूर्य को कर्क राशि में प्रवेश के समय इष्ट मानकर जो कुंडली बनाई जाती है उसे सशेष कुंडली कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यांश जी। सशेष के बाद जिस तरह से बात हुई थी कि फसलों के बारे में, मौसम के बारे में, तो किसी भी देश के फसल मौसम जिस तरह आधारित रहता है देश की आर्थिक प्रगति, ठीक उसी प्रकार से देश की सुरक्षा देश के रक्षा मंत्री पर निर्भर रहती है। और देश के रक्षा मंत्री, या पुराने समय में हम इसको दुर्गेश बोलते हैं, तो दुर्गेश कौन होगा, किस तरह से हमारी रक्षा रहेगी, गांव की रक्षा कैसे रहेगी, दुर्गेश के बारे में बताने के लिए मैं श्रीमती नीना दानी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और दुर्गेश के बारे में अपनी प्रस्तुति दें। एक बार फिर से सभी गुरुजनों को मेरा जय गणपति की। मैं नीना दानी ग्वालियर चैप्टर की आईकास की पोस्ट विशारद की छात्रा हूँ। आप लोगों के सामने दुर्गेश अर्थात रक्षा मंत्री का पदभार इस वर्ष कौन संभालने वाला है, हम ये देखेंगे। संक्रांति, सूर्य की सिंह राशि में संक्रांति होती है तो उस समय जो वार होता है उसका वारेश दुर्गेश या रक्षा मंत्री होता है। देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी ग्रह का होता है। इस वर्ष सूर्य 17 अगस्त 2023 सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और टाइम है दोपहर के 1:33 पर। इस दिन गुरुवार होने की वजह से देव गुरु बृहस्पति रक्षा मंत्री का पदभार संभालेंगे। स्लाइड गुरुजी से। अब हम देखते हैं कि देव गुरु के रक्षा मंत्री होने पर हमको क्या क्या फायदा या क्या फल होंगे। देव गुरु के रक्षा मंत्री होने के फल संहिता शास्त्र में मूल वचन सूत्र यह है कि बृहस्पति रक्षा मंत्री हो तो राजा नीति पूर्वक शासन करेगा। खाद्य सामग्री एवं विभिन्न उत्पादों में जनता की विशेष रुचि बनेगी। बस्तियों एवं जनशून्य स्थानों पर सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहेगी।
समाज के कुलीन वर्गों में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। राजनायकों की मनोवृत्ति सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बनी रहेगी, सबका सुख चाहने वाली प्रवृत्ति। विविध सेनाध्यक्ष, पुलिस विभाग एवं विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा शांति व्यवस्था बनाने हेतु प्रयास किए जाएंगे। आतंकवाद का विनाश होगा एवं भारत की गरिमा विश्व पटल पर बनी रहेगी। धन्यवाद। जय गणपति की। सूर्य है और सशेष सूर्य होने पर निम्न प्रभाव समझना चाहिए। सशेष सूर्य होने पर ग्रीष्म ऋतु का धान्य महंगा हो, चोरी ठगी की घटनाएं अधिक हो, शासकों में युद्ध, वर्षा होने पर चारा की कमी हो, बच्चों की उत्पत्ति अधिक, रस भरे फलों की पैदावार कम, दूध और धान्य की पैदावार ज्यादा इस साल को मिल सकती है। विशेष कुंडली कर्क संक्रांति में सूर्य को कर्क राशि में प्रवेश के समय इष्ट मानकर जो कुंडली बनाई जाती है उसे सशेष कुंडली कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यांश जी। सशेष के बाद जिस तरह से बात हुई थी कि फसलों के बारे में, मौसम के बारे में, तो किसी भी देश के फसल मौसम जिस तरह आधारित रहता है देश की आर्थिक प्रगति, ठीक उसी प्रकार से देश की सुरक्षा देश के रक्षा मंत्री पर निर्भर रहती है। और देश के रक्षा मंत्री, या पुराने समय में हम इसको दुर्गेश बोलते हैं, तो दुर्गेश कौन होगा, किस तरह से हमारी रक्षा रहेगी, गांव की रक्षा कैसे रहेगी, दुर्गेश के बारे में बताने के लिए मैं श्रीमती नीना दानी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और दुर्गेश के बारे में अपनी प्रस्तुति दें। एक बार फिर से सभी गुरुजनों को मेरा जय गणपति की। मैं नीना दानी ग्वालियर चैप्टर की आईकास की पोस्ट विशारद की छात्रा हूँ। आप लोगों के सामने दुर्गेश अर्थात रक्षा मंत्री का पदभार इस वर्ष कौन संभालने वाला है, हम ये देखेंगे। संक्रांति, सूर्य की सिंह राशि में संक्रांति होती है, तो उस समय जो वार होता है उसका वारेश दुर्गेश या रक्षा मंत्री होता है। देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी ग्रह का होता है। इस वर्ष सूर्य 17 अगस्त 2023 सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और टाइम है दोपहर के 1:33 पर। इस दिन गुरुवार होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति रक्षा मंत्री का पदभार संभालेंगे। स्लाइड गुरुजी से। अब हम देखते हैं कि देवगुरु के रक्षा मंत्री होने पर हमको क्या क्या फायदा या क्या फल होंगे। देवगुरु के रक्षा मंत्री होने के फल संहिता शास्त्र में मूल वचन सूत्र यह है कि बृहस्पति रक्षा मंत्री हो तो राजा नीति पूर्वक शासन करेगा। खाद्य सामग्री एवं विभिन्न उत्पादों में जनता की विशेष रुचि बनेगी। बस्तियों एवं जनशून्य स्थानों पर सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहेगी। समाज के कुलीन वर्गों में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। राजनायकों की मनोवृत्ति सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बनी रहेगी, सबका सुख चाहने वाली प्रवृत्ति। विविध सेनाध्यक्ष, पुलिस विभाग एवं विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा शांति व्यवस्था बनाने हेतु प्रयास किए जाएंगे। आतंकवाद का विनाश होगा एवं भारत की गरिमा विश्व पटल पर बनी रहेगी। धन्यवाद। जय गणपति की। जय गणपति। किशोर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। धन्यवाद नीना जी। जैसा आपने अभी दुर्गेश के बारे में बताया, तो दुर्गेश इतना महत्वपूर्ण है जितने कि महत्वपूर्ण, क्योंकि देश की रक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीजों के लिए, जिस तरह हम कहते हैं कि अन्न हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सब चीजों के लिए जरूरी कौन है, वो है धन। क्योंकि बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है। धन बहुत आवश्यक है, चाहे आर्थिक प्रगति के लिए, देश चलाने के लिए। तो धन के लिए वित्त मंत्री को होना आवश्यक है। तो हमारे यहाँ कहा गया है धनेश, तो धन देने वाला और धनेश की धनेश कौन है, इस बारे में कर रहा हूँ हमारे गौतम जी को।
कि वे आए और धनेश के बारे में बताएं कि धनेश कौन बनेगा और क्या फल होगा। श्री मुकेश गौतम जी। सभी गुरुजनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को भी और सभी को एक बार नए संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी साथियों ने बताया अपने अपने मंत्रिमंडल के बारे में, विक्रम संवत 2080 मुंडेन ज्योतिष के बारे में बहुत कम लिखा गया है। वास्तव में यह विषय शुरू से ही अछूता रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि अधिकतर ज्योतिषी जातक की कुंडली देखने में अधिक सहज महसूस करते हैं। कारण स्पष्ट है कि पैसा तो वही देगा, ऐसे में समष्टि के बजाय व्यक्तिगत काम अधिक हो रहा है। दूसरा कारण है कि बड़े पैमाने पर सोचने और उस पर फलादेश देना अपेक्षाकृत कठिन भी है। इसके लिए कहीं दिशा निर्देश नहीं मिलते। ऐसे में मुंडे ज्योतिष का अपेक्षित होना स्वाभाविक है। मेरे आदरणीय गुरुओं में से एक ने मुझे बताया कि अगर मुंडेन ज्योतिष पर काम करना है तो पहले राफेल पढ़ो। विक्रम संवत 2080 धनेश सूर्य, इस वर्ष मंत्रिमंडल में धनेश पर भगवान को मिला है। कन्या संक्रांति के दिन जो वार होता है उस वार के स्वामी को धनेश माना जाता है। तो इस वर्ष कन्या संक्रांति 17 सितंबर को 1:31 दिन में सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका फलादेश क्या होगा? अगर रविवार को कन्या संक्रांति हो जो इस वर्ष है तो गेहूं, सरसों, सुगंधित द्रव्य, लाल वर्ण की वस्तुएं, रेशम, सोना, चांदी व चीनी में तेजी, तेल, घी, नारियल भी तेजी आती है। और नक्षत्र, इस वर्ष सूर्य जब कन्या संक्रांति होगी तब सूर्य देव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे तो सोना, चांदी, लोहा आदि धातुओं, तिल, तिलवान व घी, चावल, उड़द, रुई आदि में तेजी हो। और सभी ग्रहों के स्वामी होने से शासन, प्रशासन, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, न्यायाधीश इन सभी प्रतिनिधित्व करते हैं। वन औषधियों के कारक हैं। भ्रमणशील के कारण वातावरण में भी परिवर्तन के कारक हैं। और इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को एक बार सभी को संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मुकेश गौतम, विशारद 2 का छात्र, मथुरा से, वाली चैप्टर। जय श्री राधे। पहली बार प्रस्तुति अच्छी तरह प्रस्तुति, इसी तरह आपकी झिझक खुलेगी और इसी तरह आप किसी भी प्रस्तुति को देने में सक्षम हो पाएंगे। यही हमारा प्रयास है। तब धनेश के बाद बारी आती है अगले मंत्रिमंडल के सदस्य की। वो सदस्य हमारे रसेश। फलों का उत्पादन कैसा होगा और फल किस प्रकार के होंगे, तो रसेश के बारे में बताने के लिए हमारे पोस्ट विशारद की छात्रा शिवानी चौहान जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे शिवानी चौहान जी अपने काम करें। जय गणपति की गुरुजी। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और सहपाठियों को नमस्ते। सभी को संवत्सर की, नए संवत्सर की और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करते हैं। उस दिन बार के स्वामी को रशेष का पद मिलता है। रशेष गुड़, खांड आदि रसफल का स्वामी होता है। तो यहाँ मंगल शुष्क और क्रूर ग्रह होने से देश में अनुकूल एवं उपयोगी वर्षा में कमी होगी, जिससे गेहूं, चना, ज्वार, धान, चावल, ईख, घी, तेल आदि सुगंधित पदार्थ, दूध, दही, पेयजल, रसदार फल एवं सब्जियों की पैदावार में कमी होगी। अधिकांश कृषि उत्पादों में विषैले रासायनिक तत्वों की बहुल्यता होगी। लोगों में परस्पर प्रेम व्यवहार की कमी रहेगी। सरकारी तंत्र एवं सामान्य लोगों के मध्य भी तालमेल में कमी रहेगी। सामान्य जन उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त तेजी के कारण साधारण लोगों में तीव्र आक्रोश और असंतोष व्याप्त होगा। धन्यवाद। जय गणपति के। जय गणपति शिवानी जी। अब रसेश के बाद धानेश के बारे में, धन धान की फसल के बारे में बताने के लिए मैं हमारे यहाँ के छात्र यशराज तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और धानेश के बारे में अपनी प्रस्तुति दें। श्री यशराज तिवारी। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी, आईकास ग्वालियर चैप्टर विशारद 2 का छात्र, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं इस वर्ष के धान्येश के विषय में चर्चा करने के लिए आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ।
थोड़ा स्लाइड लगा दीजिए, फिर मैं बोलना शुरू हाँ, लगा आगे देखिए। जी सर। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो जिस भी वारी को सूर्यदेव धनु राशि में अर्थात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करते हैं, उस वार के स्वामी को धान्येश के रूप में चुना जाता है। धान्येश को शरद ऋतु की फसल के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, और जो भी ग्रह धान्येश चुना जाता है वो खाद्य आपूर्ति का मंत्री होता है। अगर हम विक्रम संवत 2080 की चर्चा करते हैं तो इस वर्ष सूर्यदेव 16 दिसंबर 2023 को यानी कि शनिवार के दिन धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते इस वर्ष के धान्येश जो होंगे वो शनिदेव होंगे। शनिदेव के धान्येश होने से अनाज, मूंग और बाजरे की फसलों के रोगाग्रस्त होने से इनकी पैदावार में कमी आ जाएगी। शासकीय कोष में भी कमी हो सकती है, वर्षा भी कम हो सकती है या समय के अनुसार ना हो, इस बात की संभावनाएं भी अधिक बनती हैं। कृषक वर्ग जो है वो चिंतित रह सकते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक खाद्य एवं अन्न और प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान हो सकता है। अतः इस संवत्सर में धान्येश का पद शनि को प्राप्त होने से शुभकारी परिणाम में कमी आएगी। धन्यवाद। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति। अगली प्रस्तुति के लिए निर्शेष का पद के लिए निर्शेष के बारे में बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शिवानी चौहान को कि वे आए और निर्शेष के बारे में अपनी प्रस्तुति दें। शिवानी चौहान। जय गणपति की गुरुजी। निर्शेष का पद सूर्य भगवान को प्राप्त है। सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस बार के स्वामी को निर्शेष का पद मिलता है। निर्शेष सर्वविधि धातु आदि व्यापार का स्वामी बनता है। धातुओं के स्वामी सूर्य होने से सोना, चांदी, तावा, पीतल, लोहा, मोती, पुखराज, नीलम आदि धातुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी। भूगर्भ शास्त्रियों को खनिज संपदा के अनुसंधान में सफलता प्राप्त होगी। सुनार एवं कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों को विशेष लाभ होगा। जय गणपति के गुरुजी। धन्यवाद। जय गणपति। अगले क्रम में फलेश के बारे में मैं आरती शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और फलेश के बारे में अपनी प्रस्तुति दें। श्रीमती आरती शर्मा। जय गणपति की। मैं आरती शर्मा फिर से आपको फलेश से अवगत करा रही हूँ। फलेश जिस बार को हम सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं उस बार के स्वामी को हम फलेश कहते हैं। इसे मीन संक्रांति भी कहते हैं और फल, फूल और सब्जी आदि का भार इनको दिया गया है। इस बार के हमारे फलेश बृहस्पति हैं जो कि धन में वृद्धि देंगे, सभी प्रकार की समृद्धि भी देंगे। फल तथा फूल की बहुत निर्यात होगी एवं शुभ आयोजन होंगे तथा विद्युत जन मंगल कार्यों में लीन रहेंगे। फलनायक पदभार गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त हुआ है तो संहिता सूत्र अनुसार प्रतिफल यह है कि वृक्षारोपण कार्य में विशेष प्रगति होगी, गति आएगी, विविध फलों की उत्पादन उत्पत्ति में अभिवृद्धि होगी और जनमानस की मनोवृत्ति इन सबसे चरितार्थ होगी। विविध फलों के निर्यात में गति आएगी एवं विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। साहित्य, पत्रकार, कलाविद, न्यायविद, शिक्षाविद, वैज्ञानिक गुणों का विकास होगा एवं सेवा भावी विविध संस्थानों में वृद्धि होगी तथा इनके द्वारा सत्कार्य, जनसेवा, पुण्य कार्य, रचनात्मक कार्य प्राप्त होंगे। जय गणपति की। धन्यवाद। धन्यवाद आरती जी। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका। अब प्रमुख बात आती है दो कुंडलियों की, क्योंकि जब हम कोई भी ज्योतिष में काम करते हैं तो प्रमुख कार्य होता है कुंडली देखना। तो जिस तरह से किसी जातक की कुंडली देखी जाती है उसी तरह से मुंडेन में भी दो तीन कुंडली ऐसी हैं जो हमें देखना चाहिए और देखना आवश्यक है। उन प्रमुख कुंडलियों में से है आर्द्रा प्रवेश कुंडली, क्योंकि जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो आर्द्रा प्रवेश कुंडली जिस समय की बनती है उसके आधार पर पूरे वर्ष का मौसम, वर्षा की स्थिति आदि के बारे में बताया जाता है। तो आर्द्रा प्रवेश कुंडली कैसे बनती है, आर्द्रा प्रवेश कब होगा,
किस तरह होगा, क्या इसका परिणाम होगा, क्या फल होगा, इसके बताने के लिए मैं ग्वालियर चैप्टर के पोस्ट विशारद छात्र कुणाल गडकरी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और अपने आदर प्रवेश के बारे में प्रस्तुति दें। कुणाल गडकरी। जय गणपति जी सभी को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब होने की वजह से हो सकता है आपको मेरी आवाज क्लियर ना आए, तो उसके लिए मैं अभी से थोड़ा आपसे क्षमा चाहता हूँ। बात करेंगे आत्म प्रवेश कुंडली की। गुरु जी आवाज ठीक आ रही है ना? आ रही है, सही आ रही है, बिल्कुल बढ़िया जी गुरु, धन्यवाद। आद्रा प्रवेश कुंडली। सूर्य का मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में प्रवेश 22 जून 2023 को हो रहा है। लग्न वृश्चिक है जो अल्प जल का लग्न है। गुरुवार है, शाम को 5:49 पे भगवान भुवन भास्कर प्रवेश करेंगे आद्रा नक्षत्र में। उस दिन का मैं पंचांग पढ़ देता हूँ। आद्रा प्रवेश कुंडली का पंचांग निम्नलिखित है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होगी, गुरुवार होगा, देवगुरु बृहस्पति का वार होगा, हर्षणा योग होगा, बावा करण होगा और करण का स्वामी सूर्य ही होगा। नक्षत्र अश्लेष होगा बुध का। थोड़ा सा मैं शॉर्ट पढ़ देता हूँ इसके लिए। आद्रा प्रवेश के समय हर्षणा नामक योग होने से कृषि एवं खाद्यान्न की पैदावार अच्छी होगी और अन्न धान्य की उपलब्धता अच्छी होगी। गुरुवार प्रवेश के समय यह जनता के लिए समृद्धकारी रहेगा। पंचमी तिथि संयोग से यह जनता के लिए फलदायक होगा। बावा करण और उसका स्वामी करण का लॉर्ड सूर्य होने से कुछ राज्यों में वर्षा का वितरण असामान्य रूप से रह सकता है, अतः किसानों को कृषि कार्य को समय होने की वजह से प्रकार की दालें आगरा खरीद विवेचन प्रस्तुत है। मंगल लगन का मालिक असेंडेंट लॉर्ड मंगल नवम भाव में कर्क राशि में है जो नीच का है। मंगल के सूर्य से आगे होने पर वर्षा होने में रुकावट उत्पन्न होती है, तापमान अधिक होता है। मंगल जैसे क्रूर ग्रह का चंद्रमा के साथ होना वर्षा में रुकावट थोड़ा दिखाता है। चतुर्थ भाव में रेट्रोग्रेड सैटर्न दक्षिण पूर्व के राज्यों में चक्रवात साथ अतिवृष्टि की संभावना बनती है। उत्तर के कुछ राज्यों में भूस्खलन, बादल फटने तथा बिजली का कहर गिरने की संभावना है। और चंद्र शुक्र का कर्क में संयोग जलीय राशि में होने की वजह से ये ठीक ठाक वर्षा की संभावना बताता है, लेकिन शनि का कुंभ राशि में वक्री होना जल विप्लव की स्थिति को भी बताता है। छठे भाव में जुपिटर का राहु के साथ बैठना पश्चिम के कुछ राज्यों में वर्षा की स्थिति को अनियमित कर सकता है, अनियंत्रित भी कर सकता है, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। रेट्रोग्रेड सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट पड़ता है जुपिटर और राहु पे। जब भी रेट्रोग्रेड सैटर्न देखता होगा राहु को, तो जनता में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होना, या जो जिसको हम बोलते हैं शाश्वत खुशी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खुशी के भी कारक हैं। तो जब भी शनि अपनी तीसरे दृष्टि से, वक्री शनि अपनी तीसरे दृष्टि से जुपिटर को देखता है, तो ये चैलेंज क्रिएट करता था जुपिटर को कि खुशी के लिए काम करो, नॉलेज के लिए काम करो, विजडम के लिए काम करो। तो गुरु राहु को देखना पश्चिम के राज्यों में भी साइक्लोन आदि के आने का संकेत है। केतु के तुला राशि में होने पर तेज हवा के साथ वर्षा हो सकती है, तेज शीत लहर चल सकती है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। लेकिन फिर बोलना चाहूंगा कि रेट्रोग्रेड सैटर्न का तीसरे एस्पेक्ट से जुपिटर को देखना इस बात का संकेत है कि जनता में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, एक प्रकार से जो विजडम और नॉलेज के लिए काम करना पड़ सकता है। रेट्रोग्रेड सैटर्न जब भी देखता है, ये ट्रांजिट में भी है और आप अपने चार्ट में भी कोई लगा के देख सकता है, जब राहु को देखेगा रेट्रोग्रेड सैटर्न तीसरे एस्पेक्ट से, तो चैलेंज ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा और वो बोलेगा कि पहले लाइफ का मेस दूर कीजिए, जो अनसर्टेन चीजें है ना लाइफ की, उसको दूर कीजिए। तो अगर इस समय लोग मेहनत से काम करेंगे, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे, खुशी के लिए काम करेंगे, चैरिटी और डोनेशन के लिए काम करेंगे, क्योंकि जुपिटर नेचुरल 12th लॉर्ड है और 12वें घर से हम पितरों का भी विचार करते हैं, चैरिटी का भी विचार करते हैं और डोनेशन का विचार करते हैं। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत अच्छी प्रस्तुति आर्द्रा प्रवेश कुंडली के बारे में, क्योंकि निचोड़ इन कुंडलियों से निकलता है फलित के बारे में। अब जिस तरह से हमने मंत्रिमंडल का गठन के बारे में कुछ प्रस्तुति और हमारे छात्रों द्वारा दी गई, इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है जगत कुंडली की। जगत कुंडली मतलब जो कुंडली जो पूरे वर्ष भर कार्य करेगी और उस क्षेत्र पर पूरे कहना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र पर
किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, ग्रहों की स्थिति उस समय क्या है, इस जगत कुंडली के बारे में, जिसे हम वर्ष कुंडली भी कह सकते हैं, उसके बारे में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी को, जो हमारे पोस्ट विशारद के छात्र हैं, कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? धर्मेंद्र जी आवाज नहीं आ रही? बोल ठीक है। जय गणपति जी। गुरुजी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, आ रही है। जय गणपति जी। सबसे पहले मैं क्रिया योग के गुरु योगीराज शैलेश शर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुवर परमेंद्र चतुर्वेदी, के चतुर्वेदी और सभी माननीय गुरुजनों के चरणों में वंदन करता हूँ और सहपाठियों से भी मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। मैं धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज, ग्वालियर चैप्टर से। जगत कुंडली 2023। जगत कुंडली क्या है? नववर्ष में मेष संक्रांति जिस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करे, उस समय को लग्न बनाकर जो कुंडली बनती है उसे जगत लग्न कुंडली या वर्ष कुंडली कहते हैं। इसमें 12 भाव से नववर्ष के चैत्र आदि 12 मास के नाम से जाना जाता है। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास, माघ और फागुन। इस वर्ष सूर्य मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2023 को 14:59 में प्रवेश कर रहा है। जगत कुंडली का इष्टकाल दोपहर बाद होने के कारण व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण रहेगा। जगत कुंडली का वार शुक्रवार है, जो शांति को इंगित करता है। जगत कुंडली में योग तेतिल है, जो सुप्त या लेटी हुई संक्रांति की अवस्था होती है, जिस कारण अग्नि भय, दुर्घटना, दुर्भिक्ष, शोक और अनिष्टकारी घटनाएं और विस्फोट हो सकते हैं। जगत कुंडली में सूर्य का प्रवेश 14:59 पर उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, शुभता को दिखाता है। जगत कुंडली की तिथि नौमी तिथि है, जो अमंगलकारी घटनाएं बताती है। जगत लग्न कुंडली की सिंह लग्न है, जो शनि और राहु के प्रभाव में। दक्षिण राज्यों में बाढ़ इत्यादि का भय, धान्य सस्ते होंगे, 6 माह धनदायक रहेंगे। पश्चिमी राज्यों में सभी धातुओं की वस्तुएं तथा फल महंगे होंगे। उत्तरी राज्यों में अतिवृष्टि हो, किंतु जनता में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूर्वी राज्यों में उपज कम, वर्ष के अंतिम माह कल्याणकारी होंगे। मध्य प्रदेश में 5 मास राजविद्रोह रह सकता है। जगत कुंडली का लग्न, लग्नेश, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न तीनों ही शनि राहु से एवं मंगल से चंद्र लग्न पीड़ित है। जगत लग्न कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर में है, शुभता का 6 दिखा रहा है। इस स्थिति पर प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, जो वर्ष भर महंगाई, अशांति और लिक्विड कैश का अभाव दिखाता है। लग्नेश उच्च का होकर बुध के साथ 9वें भाव में शनि एवं राहु केतु अक्ष पर है। इस कारण अधिक उपद्रव, अव्यवस्था और राज्य भय, धर्म संकट और दूसरे देशों का दखल हो सकता है। जगत लग्न कुंडली में द्वितीय श्वाणी, एकादश लाभ और चतुर्थ जनता जनार्दन और नवमेश भाग धर्म मंगल का राशि परिवर्तन है। मिथुन का मंगल वाणी में उग्रता देता है, जो बोलने से पहले सोचता नहीं है। मंगल एकादश में बैठकर अष्टम दृष्टि से द्वादश चंद्रमा को देख रहा है। वाणी के कारक उग्रता आना, वाद विवाद, खून खराबा की स्थिति बन सकती है। जगत कुंडली में राहु सूर्य से आगे जो क्षेत्र होते हैं प्रभावित, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर उत्तर में तेज ठंडी हवा एवं वर्षा और प्राकृतिक दुर्घटनाएं, ओले पड़ना आदि की संभावना है। दक्षिण में तापमान बढ़ेगा। जगत कुंडली में सूर्य से आगे बुध है, क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई स्थानों पर साधारण वर्षा एवं समुद्र के निकट वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। जगत कुंडली में लगने सूर्य का उच्च मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, तब तक सोना, चांदी, गुड़, खांड, फल, सूखे मेवे, तिल, घी, इलायची, कपड़े, सूती रुई में तेजी बनी रहेगी। गेहूं, अनाज, मूंग, हरड़ आदि दालों में मंदी आएगी। मेष राशि में बुध, सरसों का तेल, तिल, चीनी, गुड़, चांदी के भाव में उतार चढ़ाव, सोने के भाव में समानता रहेगी और पशुओं के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। जगत कुंडली में दशम भाव में वृषभ का शुक्र है, तो पृथ्वी पर शांति और प्रजा सुखी रहेगी, किंतु शुक्र पाप पृथ्वी में होने के कारण कुछ स्थानों पर विग्रह और उपद्रव हो सकता है। मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में मिथुन चा सदा भौमा मेघश्च प्रबलो भवत्
आरक्कम सर्व द्रव्याणि मेहरग्राणि भवति। इसके प्रबल मेघ होंगे। सूत, गुड़, अलसी, मजीद, सरसों, तांबा, स्वर्ण, लाल मिर्च एवं लाल रंग की वस्तुओं के अभाव में तेजी का रुख रहेगा। आद्रा नक्षत्र, भैंसों व तिल का नाश, रुई, धागे, तेल के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है, परंतु चांदी सस्ती हो सकती है। शनि का संबंध तृतीय दृष्टि से हर्षल सूर्य, राहु और बुध से है, जो एल्युमिनियम, औषधि, फिल्म उद्योग में अचानक तेजी की संभावना दिखाता है। सूर्य प्लस बुध की युति और सूर्य प्लस हर्षल की युति के कारण कंपनी के शेयर एवं भूगर्भ की वस्तुओं में तेजी आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। होटल, मिठाई के कंपनी के शेयर, पेट्रोल, जल में चलने वाले वाहन और शहद बनाने वाली कंपनी आदि के शेयर ऊंचे होंगे। भारत की दृष्टि से सूर्य राहु की युति दक्षिण भारतीय राज्यों में चक्रवात, तूफान और अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। विश्व पटल पर जब निगाह मारते हैं तो यूरोपियन देशों में अशांति और अराजकता रहने की संभावना है। भारतीय दक्षिण क्षेत्रों में शासकीय फेरबदल की संभावना है। लग्नेश सूर्य नवम भाव में शनि राहु केतु के अक्ष पर है। धार्मिक नेता और धार्मिक संस्थान, उच्च शिक्षा, कानून एवं न्याय मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय के सामने शनि की दृष्टि विच्छेदात्मकता दे सकती है एवं राहु केतु अक्ष के कारण देश के बाहरी नेताओं के कारण परेशानी हो सकती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में जन्म वृषभ राशि है और कर्क राशि कर्क है। देश राशि चंद्रमा जगत लग्न कुंडली में षष्ठ भाव में मंगल से पीड़ित है, जो धन की कमी और अशांति का माहौल बना रहेगा। अब अपन थोड़ा ग्रहण के ऊपर दृष्टि डालें। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 8:07 से खंडग्रास कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा। जो यह ग्रहण इंडियन ओशियन, उत्तरी अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि में दिखाई पड़ेगा। नोट, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, पर इस पर विचार करते हैं क्योंकि यह ग्रहण मेष राशि में हो रहा है। नियम के अनुसार जिस राशि में ग्रहण पड़ता है वह मर्मज्ञ स्थान क्रांतिवृत्त बिंदु बन जाता है, जबकि शनि मंगल में से कोई उस बिंदु से गुजरे और उस पर दृष्टि दे तो भूकंप की संभावना या प्राकृतिक दुर्घटना होने की संभावना होती है। अक्सर घटना पूर्णिमा, अमावस्या के आसपास होती है। बड़े ग्रहण के 20 द्वादश और षडाष्टक या एक दूसरे से केंद्र में, ये इसके नियम है। उदाहरण के लिए अपन समझते हैं भूकंप के कारण जगत कुंडली में मंगल का संबंध प्लूटो जैसे तेज शक्ति वाले ग्रह से हो रहा है। जगत कुंडली में चंद्रमा बुध से केंद्र में, तो भूकंप की संभावना दिखती है। ग्रहण की राशि मेष है, जो मर्मज्ञ स्थान है। कुंभ के शनि की तीसरी दृष्टि से मेष राशि को एवं कन्या के मंगल ने 8वीं दृष्टि से मेष राशि स्थित मंदगति ग्रह राहु और गुरु को प्रभावित किया है। मंगल कन्या में है और शनि कुंभ में 6-8 का संबंध है। मंगल कन्या में है और राहु जो मेष राशि में है उससे 6-8 का संबंध बना रहा है। और 30/8/2023 को पूर्णिमा तिथि है। 18/8/2023 से लेकर 2/10/2023 तक जब गोचर के मंगल के कारण जगत कुंडली के आधार पर विश्व पटल पर अपन नजर डालते हैं तो शनि मंगल की षडाष्टक स्थिति विश्व की शांति में भय उत्पन्न, दुर्घटना और खून खराबा आदि का भय दिखा रही है। मुस्लिम राष्ट्रों अमेरिका, चीन, रूस आदि के लिए कष्टदायक है। कुछ राष्ट्रों में तनाव और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन्यवाद। जय गणपति जी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। फलित निकाल के सभी का निचोड़ निकाल के आपने अच्छी प्रस्तुति दी। आज कार्यक्रम में हमारे विशारद के छात्र, पुष्ट विशारद के छात्रों द्वारा संवत्सर के गठन के बारे में प्रस्तुति दी गई। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम में उपस्थित आईकास दिल्ली की करोलबाग की चैप्टर चेयरमैन श्रीमती गीता शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे 2 शब्द आज के छात्रों द्वारा प्रस्तुति के रूप में और ग्वालियर आईकास चैप्टर के बारे में 2 शब्द अपने बोलें। श्रीमती गीता शर्मा। धन्यवाद किशोर जी। सभी उपस्थित विद्वजन, ग्वालियर चैप्टर के चेयरपर्सन चतुर्वेदी सर, प्रदीप चतुर्वेदी सर,
नोएडा से ब्रिगेडियर शर्मा जी, अन्य उपस्थित सभी चैप्टर चेयरपर्सन जो मौजूद हैं, फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, मैं उन सबका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ किशोर जी को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों से जुड़ सकूं और अपने विचार आपको बता सकूं। सभी छात्राओं का भी और सहपाठियों का भी जो उपस्थित हैं उन सबका भी स्वागत है। जो प्रस्तुति दी गई है वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है और ये ग्वालियर चैप्टर का एक प्रयास हमने जब हम ग्वालियर गए थे अभी पीछे तब भी हमने देखा था कि छात्रों को इनकरेज करने का, छात्र खुद प्रस्तुति दे सकें, खुद वो अपने को एक्सप्रेस कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। ये बहुत ही एक सुंदर और सराहनीय प्रयास है ग्वालियर चैप्टर का, जो हमने वहाँ हूबहू सामने देखा था और अब मैंने इसको ऑनलाइन सुना है, जो कि बहुत ही संक्षेप में लेकिन हर एक बिंदु को उन्होंने टच किया जो कि मुंडेन से संबंधित तो है ही, प्लस जो आने वाले समय में जो भी घटनाएं हो रही हैं और खासकर विशारद 2 के बच्चों के लिए जो कि मुंडेन पढ़ते हैं उनके लिए ये विषय और भी महत्वपूर्ण और सुंदर है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और छात्रों की जो प्रस्तुति थी बहुत ही सराहनीय थी और इसके लिए पूरा जो उनका टीचर वर्ग है जो उनको पढ़ा रहे हैं, जो विद्वान, वो इसके लिए ज्यादा धन्यवाद के भागी हैं, साधुवाद है उनको कि वो बच्चों को इस तरह सुंदर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। धन्यवाद किशोर जी एंड धन्यवाद चतुर्वेदी सर। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, आपके उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद। आगे क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर श्री सुभाष शर्मा सर जो कि नोएडा चैप्टर के चेयरमैन हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को दें। श्री ब्रिगेडियर सुभाष शर्मा सर। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। दोनों असल में चतुर्वेदी जितने हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम और के चतुर्वेदी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, परमेंद्र चतुर्वेदी जी, तीनों के तीनों और तीनों यहाँ पे हाजिर हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हाजिर होना तो बहुत बड़ी बात है। चैत्र नवरात्रि भी आज से शुरू है, तो माता से प्रार्थना है कि आप सबको विद्या रूपेण नमस्ते नमस्ते। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो साल है इसका पिंगल नाम है, बनता है और शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं कि पिंगल साल का रिजल्ट ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति मानक के हिसाब से ये पिंगल पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मैं ज़ाहिर है प्रदीप सर इसके बारे में बोलेंगे। पर जब किसी भी संवत्सर को पढ़ने के लिए हम कुछ एक तरीके इस्तेमाल करते हैं ज्योतिषी के। पहला तो हम प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन और उनका प्लेसमेंट देखते हैं कि जो चार्ट बना हमारा उसमें बैठे हुए जितने भी प्लेनेट्स हैं, अभी मैं काउंसिल की नहीं बात नहीं कर रहा, मैं प्योरली प्लेनेट्स की बात कर रहा हूँ कि वो डिफरेंट प्लेनेट्स किस प्रकार बैठे हुए हैं और जो प्लेनेट्स अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं और लगन को अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं तो साल को अच्छा भेजते हैं। दूसरा तरीका है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से हम करते हैं। मैं ये प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन के बारे में बता दूं कि गायत्री मैडम जो सी हैं, गायत्री वासुदेव मैडम, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के अंदर जितनी भी संवत्सर की परिभाषा करती हैं वो ये वाला तरीका इस्तेमाल करती हैं और बखूबी बड़ा जबरदस्त, बड़ा सटीक उनका रिजल्ट होते हैं। दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से जो आज आप लोगों ने डिस्कस किया है उसकी मदद से, और इसके तीसरे दो और तरीके जो ज्योतिषी इस्तेमाल करते हैं, हमारे शास्त्री इस्तेमाल करते हैं, वो है 4 स्तंभ और 4 आर्श, उनकी मदद से। अब चारों स्तंभ और 4 आर्श, अब ओवरऑल जब हमारे पास इतना सब कुछ हो जाता है कि इतने 4 तरीकों से हमने पढ़ा और फिर जब करते हैं तो एक ऐसी ऊहा-पोह बनती है कि उसके अंदर एक्चुअल चीज को बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और इसके लिए रिसर्च वर्क चलता है। मंडेन के जो भी विद्यार्थी हैं वो जरूर चाहिए कि इसको पूरा पढ़ें। जगत कुंडली का आपने बात किया,
यस, मंडेट के अंदर हम 4 कुंडलियां खास तौर पर पढ़ते हैं। वैसे 12 की 12 संक्रांति पढ़ते हैं, 4 खास तौर पर पढ़ते हैं। एरीज, कैंसर, लिब्रा और मकर, दैट इज कैप्रिकॉर्न। ये 4 संक्रांतियां हम खास तौर पर पढ़ते हैं। मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। और इस हिसाब से देखा जाए तो जगत कुंडली जो होती है पूरे वर्ष के लिए भी होती है और 6 महीने के लिए भी खास तौर पर लागू होती है। अभी एक चीज और, वो कहते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ के हिसाब से ही पढ़ते रहेंगे, पंचांग के हिसाब से, तो हम एक नक्षत्र सूची बन के रह जाएंगे। जरूरी है कि हम उस दिन का, जिस दिन संवत चेंज हुआ है, उस दिन का हम पंचांग को भी परिभाषित करें और उसके हिसाब से भी कोशिश करें कि क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो मुहूर्त को डिफाइन करता है। जैसे इस बार का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ट्यूसडे को पड़ रहा है। जो ट्यूसडे है वो इतना शुभ दिन नहीं, बड़ा क्रूर दिवस माना जाता है। उत्तर भाद्रा जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। शुक्ल पक्ष या शुक्ल पक्ष नहीं, शुक्ल योग अच्छा है मानता हूँ। कि तुग्न नाम का करण भी थोड़ा सा क्रूर है, फिक्स करण होने के कारण। तो इस लिहाज से देखते हैं तो ये प्रतिपदा जो थी, इस साल का पंचांग जो है वो भी ये कहता है कि आने वाला समय थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। और पर्टिकुलरली तो अगर आप देखें कि सूर्य को 3 रोल मिल चुके हैं, तीन रोल कर रहे हैं। और मरकरी वीनस हालांकि दोनों के दोनों मित्र हैं, परंतु दोनों के अंदर एक खूबी है कि जिसको हम डिटेल के अंदर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एक चीजें और जो देखते हैं हम, संवत्सर का वाहन, रोहिणी वास एक्सेट्रा, ये भी चीजें हैं जिसके बारे में प्रमेश चतुर्वेदी जी जो पंचांग जब पढ़ रहे, पंचांग के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में तो बात किया था और बताया था। और अंत में पूरा का पूरा जब ये हम कुंडली देखते हैं तो इसको देश की कुंडली के ऊपर सुपर इम्पोज करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा प्रयत्न किया गया, पर इसको थोड़ा सा डिटेल में किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो शनि और मंगल का कुछ इस प्रकार का रूप बन रहा है कि शनि मंगल हमारे सेकंड भाव के अंदर, देश के सेकंड भाव में, और शनि 10वें भाव के अंदर अपने ही घर के अंदर बैठा हुआ है। तो इन अदर वर्ड, इस बार सरकार और पॉपुलेशन के बीच में अगर थोड़ा सा अनबन रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस इसके साथ ही मैं आप सबको साधुवाद है मेरा और मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक हम्बल सी रिक्वेस्ट यही है कि ये जो आप लोगों ने शुरुआत कर रखी है इसको जारी रखा जाए, और हर बार आप करते हो, दैट्स वेरी गुड। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इसको इवैल्यूएट करें। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। हमारी तरफ से आप सबको मुबारकबाद और साधुवाद है। प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे रूप में जो हमारे छात्रों से कुछ छूट रहा था उसके बारे में भी आपने बताया, और मैं आशा करता हूं कि अगली बार की प्रस्तुति में इन सब्जेक्ट को भी हम शामिल करवाएंगे। अगले क्रम में हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप चतुर्वेदी सर, जो हमारे अभी बीच में यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हैं और बड़े ध्यान से सभी लोगों की प्रस्तुति शुरू से सुन रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को दें। श्री प्रदीप चतुर्वेदी सर। धन्यवाद किशोर। हमेशा से कहता हूँ प्रेमेन जी का प्रयास सराहनीय और प्रशंसनीय रहा है कि जो काम मैं नहीं करवा पाया अपने समय में, वो प्रेमेन जी ने और बेगम साहब ने शुरू करवाया है कि छात्रों को प्रोत्साहित करके बुलवाना। आगे बोलने से पहले एक छोटे से दृष्टांत है, जरूर शेयर करना चाहूँगा कि मैदिनी ज्योतिष का कितना महत्व है। वैसे तो मैदिनी ज्योतिष थोड़ा नीरस है, आप किसी भी ज्योतिषी से बात कीजिए, मैदिनी ज्योतिष के ऊपर काम करने को कोई भी तैयार नहीं होता। कारण यहाँ पर श्रेय और प्रशंसा कम मिलती है, इसलिए इस पर रिसर्च भी कम हो पाती है। और अगर हकीकत में देखा जाए तो मैदिनी ज्योतिष पर अगर हम लोग काम करने लगेंगे
शायद समाज का भला हम आसानी से कर सकें। मुझे हर उन अवसरों पे अपने गुरुवर केदार साहब जरूर याद आते हैं कि जो मेहनत केदार साहब ने अपने कामों में की थी वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी रहती है हमारे लिए। कुछ वर्षों तक केदार साहब ने केवल शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को अध्ययन करके और एक दो छात्रों के साथ काम किया था और उसका परिणाम ये निकला कि उन छात्रों ने शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव ग्रहों के माध्यम से समझने के बाद शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, वो नुकसान कभी नहीं हुआ। और इसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है, इसके लिए निरंतर अध्ययन जरूरी है। जब मैंने ज्योतिष का अध्ययन शुरू किया था उस समय अध्यक्ष कपूर साहब हुआ करते थे। कृपया अब ये पूनम जी अपना माइक म्यूट कर लें। पूनम जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है। उस समय कपूर साहब अध्यक्ष हुआ करते थे और नए सत्र का उद्घाटन करने के लिए कपूर साहब आए हुए थे। तो हमारे चैप्टर चेयरमैन ने पकड़ के हम 5-7 स्टूडेंट्स को ले गए कि ऐसा है कि आज अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो आपको कुछ बोलना है। और मैंने उसी समय शुरुआत की थी ज्योतिष पढ़ने की। घर पे माहौल जरूर था, पंचांग देखा करता था और ज्योतिष में मुझे महारत नहीं थी। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, तो मेरे हाथ में पंचांग था। मैंने उस पंचांग से पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें पढ़ी और उसको अपने दैनिक के कार्यक्रम के साथ जोड़ के 5-7 मिनट के लिए कुछ बोल दिया होगा। जब मैं बोल के बैठा तो तालियां बजी बहुत, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने ज्योतिष के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। बाद में कपूर साहब को लगा कि मैं बहुत बड़ा मैदानी ज्योतिष का एक ज्ञाता हूँ। हमेशा मुझे मैदानी ज्योतिष का शब्द का मतलब भी नहीं मालूम। उस दिन एहसास हुआ कि अगर आप पंचांग निरंतर पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योतिष में कहीं ना कहीं दखल देने की आदत सी बन जाएगी और अच्छा कार्य कर पाएंगे। प्रवीण जी का प्रयास इसलिए सराहनीय है कि ये पंचांग को पढ़ाने की विधि भी बताते रहते हैं। तो पंचांग में जो चीज़ लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से पन्ने पलट लें तो शायद आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हर साल के पंचांग में मिल जाएगी। कुछ उसमें लेख भी होते हैं, कुछ अच्छे विषय पे चर्चा भी होती है और अक्सर पंचांग में सूक्तियों में लिखा हुआ है, वो आपको समझना और निकालना बहुत जरूरी है। मेरा आप सबसे अनुरोध यही होगा कि हर साल पंचांग को लेने के बाद पंचांग और एफएमरीज के हर पन्ने को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो शायद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी जो आपके फलित करने में सहायक होगी, चाहे वो होरा कर रहे हो या वो संहिता कर रहे हो। कल आपने देखा संवत्सर के शुरुआत में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10:52 या 53 पर संवत्सर शुरुआत हुआ है। उस समय पूर्ण अमावस्या थी, सूर्य चंद्रमा 1 डिग्री पे थे कल। और उसी समय ही भूकंप का प्रकोप इस इलाके में हुआ है। भूकंप होने के बाद हम लोग कुंडली बना के देख लेते हैं, पर आज तक हम ये नहीं बता पाए हैं कि इस प्रकोप, इस राशि में चूंकि ग्रहण पड़ रहा है या संवत्सर प्रवेश हो रहा है या इस राशि में कोई कार्यकलाप हो रहा है, इस राशि से संभावित कौन कौन से प्रदेश हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे आपदा आ सकती है। ये तभी संभव हो पाएगा जब हमें इस पर अध्ययन और शोध करने के लिए एक अच्छी मात्रा में स्टूडेंट्स मिलेंगे, तभी काम हो पाएगा। तो अगर आप लोग प्रयास करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, इस पर शोध करने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। माननीय केदार सर का या कपूर सर से हम लोगों का मतभेद बहुत रहा है, हमेशा विचार विमर्श रहा है हमारा उनके साथ।
अक्सर हम लोगों की बातों पे इस बात पे बहस हुआ करती थी कि हम भारतवर्ष की कुंडली कौन सी लें, और ब्रिगेडियर साहब भी मुझसे उस पर विचार उनके हमसे अलग रहते हैं। ऐसे ही राशियों पे भी है। भारत की पारंपरिक राशि मकर राशि है, कन्या है या वृषभ है, क्योंकि जब जब कोई परिवर्तन आया है, भारतवर्ष जो पुराना था वो शायद ईरान के बॉर्डर तक था, अफगानिस्तान के पास तक था। उस समय नेपाल, भूटान, ये सब भारतवर्ष के पार्ट थे। इस समय भारतवर्ष की सीमाएं बदल गई हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं राशियां भी अपना परिवर्तन दिखाएंगे। ऐसे में मैत्री ज्योतिष में खास तौर से जरूर समझना होगा कि हम किन चार्ट्स के माध्यम से, किन कुंडलियों के माध्यम से अध्ययन करें, और उस अध्ययन को हम किस प्रकार से चीज़ों को एक उस सीमा तक ले जाएं जहां पर उस पर फलित आसानी से हो सके। मैत्री में सबसे बड़ा संशय आज के दिन में होता है कि किस कुंडली का अध्ययन किया जाए। इसलिए संवत्सर की कुंडली और मेष प्रवेश की कुंडली, जो जगत कुंडली कहते हैं, ये दोनों कुंडलियां मुख्य रूप से मैत्री ज्योतिष में बहुत काम करती है। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। ऐसे ही अगर आप देखें जगत कुंडली के अलावा जितने भी हमारे केंद्र बिंदु हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, इनमें जब जब सूर्य प्रवेश करता है, जिसको आप सूर्य संक्रांति चार्ट कहते हैं, सन इंग्रेस चार्ट कहते हैं, वो भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट महसूस करता है कि अगले 3 महीने में क्या होगा, या अगले 6 महीने में क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। तो पहला तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि हम किस चार्ट को बेस मान के, चार्ट के माध्यम से अध्ययन करें ताकि हम फलित कर सकें। तो जब हमारा डेटा ही अधूरा होगा तो फलित में कहीं ना कहीं मुसीबतें आएंगी। एक मुख्य कारण यह भी लगता है कि मैत्री ज्योतिष में अक्सर फलित इतना सटीक नहीं निकल पाता। उसके लिए मेहनत की, क्योंकि इतना परिवर्तन है चार्ट। किशोर सर चेक करो क्या कारण। हाँ सर के यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम लग रही है। सर के यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद। शुभकामनाएं। अच्छा, आ गया जी सर। जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम बीच में हो गई थी। ये संकेत है नेटवर्क का कि मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ और समय जो है समाप्ति की ओर अग्रसर है। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छात्रों ने प्रयास किया बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा उन्होंने शुरुआत की है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप लोग इसी प्रकार से प्रयास करते रहेंगे और मैत्री ज्योतिष पे काम करेंगे। अगर संभव हो पाया कभी आने वाले समय में एक बार मैं ग्वालियर अवश्य आऊँगा, ताकि उस समय आप लोगों से के बात कर सकूँ। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक बार फिर से इस संवत्सर की और इस नए संवत के शुभकामनाओं के साथ ब्रिगेडियर साहब से इतना कहना चाहूँगा कि नाम आप लोगों ने पिंगल लिया है, नाम से मत डरिएगा।
काम करेंगे तो शायद नाम से मत डरिएगा, काम करेंगे साथ में अच्छा ही होगा। नाम तो अक्सर डरावने हो जाते हैं, काम अच्छे हो जाते हैं। असल में ये है कि सर अपने भली भांति परिचित हैं, परिचित हैं जी। ये तो संगीताओं के अंदर जो अर्थ दिया हुआ है इनका सर, वही हम बोल पा रहे हैं, बाकी तो हम कोई अपना प्रवीण जी भली भांति परिचित हैं। जिस इलाके में प्रवीण जी रह रहे हैं, जिस इलाके से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो सारे डाकुओं के इलाके थे। गाँव डाकू मान सिंह के इलाके का था, और डाकू मान सिंह हम लोगों के लिए बड़ा शुभचिंतक था। हो सकता है वो नुकसानदेह किसी के लिए होगा वहाँ। तो कभी कभी जो नाम होते हैं वो आपके कार्यों को लेके कहीं ना कहीं हित में लेके जाते हैं वहाँ को। ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी अपनी दिशा कहाँ बदलनी है आपको। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबको फिर शुभकामनाएं, शुभचिंतक। आप कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सर आपने बहुत कीमती समय हम सब लोगों को दिया। आगे क्रम में, क्योंकि कार्यक्रम के मुख्य हमारे गुरुवर ही हैं, तो मैं अपने गुरुजी श्री प्रवीण चतुर्वेदी सर को आग्रह कि वे आपको सब दें और आप करें। श्री प्रवीण चतुर्वेदी। जय गणपति की सभी को नव वर्ष की शुभकामना, नव संवत्सर की शुभकामना। काले वर्षन्तु पर्जन्याः काले प्रवहन्ति नद्याः। सब कुछ काल के प्रवाह से चल रहा है। काल के अनुसार ही वर्षा होती है, काल के अनुसार ही सर्दी गर्मी, सब प्रकृति हमारी काल के अनुसार चलती है। और काल का निर्णय हमारे सूर्य और चंद्रमा करते हैं, और सूर्य और चंद्रमा जो है उनके आधार पर ये पूरा पंचांग हमारा निर्मित होता है, जिसका गठन संवत्सर से लेके अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदि के रूप में, ग्रहों की गणनाओं के रूप में होता है। हम इसमें छोटे से छोटे इकाई, मतलब समय की इकाई, त्रुटि, पल आदि से लेकर के बड़ी से बड़ी इकाई, संवत्सर आदि की इकाइयों पर परिणाम प्राप्त करते हैं। तो हमने लगभग इसके अंदर 186 देवताओं का आह्वान अभी आप सभी के सामने किया। और ये जो पंचांग है, ये हमारे लिए हमारा शास्त्र है, हमारा शिरोधार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से कहते हैं कि बाग देवी सरस्वती अगर वो चाहे तो आपसे वो बुलवाएगी जिससे आपको यश मिले। हम सभी को यश की प्राप्ति हो, ज्योतिष के क्षेत्र में सभी लोग आगे बढ़े और सभी ज्योतिष की सफलता को, ज्योतिष में सफलता प्राप्त करें। इसलिए हमारा प्रयास रहता है आईकाश सेक्टर ग्वालियर के द्वारा। पिछले 10 साल से हम पंचांग पूजन के इस कार्यक्रम को कराते आ रहे हैं और हम आगे भी इसे निरंतर कराते रहेंगे। इसमें हमारे सहयोगी छात्रों की बहुत अच्छी भूमिका रहती है। हर वर्ष हमें छात्रगण जो है उनकी जो हमारे कार्य में सहयोग करके अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। और हमारे जो ऊपर के जो हमारे सदस्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं श्री प्रदीप जी, सुभाष जी और अन्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय शुक्ला जी आदि, सभी की हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद बना हुआ है। आईकाश चैप्टर ग्वालियर आप सभी के लिए निरंतर इस प्रकार से कार्यक्रम करता रहेगा। सभी छात्रों को, सभी बंधुओं को, सभी मित्रों को और सभी मुझसे बड़े छोटे सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जय गणपति। आज के कार्यक्रम को सर्वे बंधु के साथ एक छोटा सा अनुरोध कर दूं। जी सर। सर मेरे को मार्गदर्शक में मत शामिल करो सर, मैं तो स्वयं विद्यार्थी हूँ। ब्रिगेडियर साहब, उम्र के हिसाब से तो मार्गदर्शक बना जाना चाहिए आपको। मैं भी आगे मंडल में मैं मानता हूँ सर, ये बीजेपी का रूल है और यूपी में तो सरकार उन्हीं का बोलवाला है। मतलब आप समझ गए कि मार्गदर्शक बनाने का मतलब क्या है। चलिए किशोर सर आगे बढ़ेंगे। सर्वे बंधु करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे